आज का टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल। व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ -m एंड +m। मैग्नेटिक डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी सिस्टम है जिसमें कि दो मैग्नेटिक पोल होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उनको हम उसकी जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ +m और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ हम लिखते हैं -m। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में देखा था -q एंड +q, वहाँ पे डायपोल के दो पोल होते हैं। इसी प्रकार मैग्नेटिक डायपोल के दो पोल +m एंड -m। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमेशा डायपोल की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि डायपोल कितना इफेक्टिव है। तो डायपोल मोमेंट को हम लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। अगर पोल स्ट्रेंथ इसकी m है और इनके बीच की जो दूरी है, मैग्नेटिक लेंथ है, वो 12 है, तो हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लिख सकते हैं m = स्मॉल m इंटू 12, और इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी इसकी? हमेशा डायरेक्शन वहाँ पे देखा था कि -q से +q की ओर डायरेक्शन थी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, क्योंकि -m आपका साउथ पे है, तो -m से +m की ओर डायरेक्शन होगी, और वी कैन से दैट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। नाउ अदर टॉपिक इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैग्नेटिज्म में गॉस का नियम किस प्रकार से काम करता है? इट स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। इसका अभिप्राय क्या है? फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इक्वल टू 0 होगा। किसी भी जो एक क्लोज सरफेस यदि हम लें, या किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो 0 होगा, या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। इसका क्या अभिप्राय है? फ्लक्स 0 क्यों होगा? यहाँ पे हमने एक सरफेस ले रखी है, माने कोई एक क्लोज सरफेस है, और यदि हम इसके अंदर एक बार मैग्नेट रख लें, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट का जो सबसे सरल रूप हमारे पास है, फॉर्म है, वो बार मैग्नेट है। और बार मैग्नेट में कल हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आती है। तो माना यहाँ पे हमने बार मैग्नेट रखा हुआ है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है, और हम जानते हैं कि वह नॉर्थ पोल से निकलेगी तो फिर कहाँ जाएगी? साउथ पोल पे वो आएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और उसके बाद फिर साउथ पोल की तरफ आ गई। तो जितनी लाइनें, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें यहाँ से बाहर निकल रही हैं, उतनी ही लाइनें एक्चुअल में इस सरफेस के अंदर भी आ रही हैं। तो आने वाली लाइनें, उससे बाहर निकलने वाली लाइनें, और उससे उस पृष्ठ के अंदर जाने वाली लाइनें, टोटल कितनी है? तो दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी आ रही हैं उतनी जा भी रही हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या होता था? वहाँ पे हमने एक इस प्रकार का सरफेस बनाया, हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया, और हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या एक्चुअल में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ टोटल फील्ड लाइन्स कमिंग आउट नॉर्मली। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे बाहर निकल रही हैं और इस सरफेस के साथ नॉर्मली मीन्स जो 90 का एंगल बनाती हैं, परपेंडिकुलर है सरफेस पे। तो फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ लाइन विच आर कमिंग आउट नॉर्मली फ्रॉम एनी सरफेस। तो माना अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस चार्ज +q है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये कि
यहाँ पे एक सिंगल चार्ज पॉसिबल है, एक प्लस चार्ज पॉसिबल है, लेकिन हमने कल पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल। नॉर्थ पोल सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जहाँ नॉर्थ होगा वहाँ साउथ पोल भी होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बाहर कितनी निकल रही है। बाहर माना कि 4 लाइनें बाहर निकल रही हैं और 4 लाइनें ही अंदर जा रही हैं, तो नेट कितना हो गया, 4 - 4 = 0 हो गया। यहाँ पे 4 लाइनें बाहर निकल रही हैं तो बाहर ही निकल रही हैं, अंदर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो वहाँ पे गॉस का थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस इज फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। और इन दोनों को दिखाने का तरीका क्या है, इसको हम φB कह सकते हैं, इसको हम φE कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगी। इसमें पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और जिसको कि हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब तक हमने म्यू नॉट के बारे में पढ़ा है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी है। इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 π × 10⁻⁻⁷। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती क्या है, देखिए माना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस से कुल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। माना कि ये फ्री स्पेस था और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, माना कि ये 5 लाइन है, तो हमने कहते सपोज 5, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी और हमने यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल रख दिया, एक ऐसा सबस्टेंस रख दिया, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अगल बगल की लाइनें भी जिन्होंने सीधा जाना था, इसको भी ये अपने अंदर से जाने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि अगर सिर्फ फ्री स्पेस है तो 5 लाइनें जा रही हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का हमने सबस्टेंस रख दिया तो जहां 5 जा रही थी, अब कुछ अगल बगल की लाइनें भी उसके अंदर से जाने लग गई, और ये माना ये बढ़ के हो गया 7। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, इसकी परमिएबिलिटी है कि ये अपने अंदर से जाने को अलाउ करता है, परमिशन देता है कि तुम मुझसे इतनी लाइनें जा सकती हैं। और केस थर्ड देखिए, एक ऐसा सबस्टेंस हमने यहाँ पे ले रखा है जो कि अपने अंदर से लाइनों को गुजरने की अनुमति नहीं देता है या कम अनुमति देता है। जानी थी 5 लाइनें, लेकिन यहाँ पे कितनी लाइनें जा रही हैं, 1 2 3 जा रही है, और अगल बगल की लाइनें जो कि वहां से जानी थी एक्चुअल में, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर चली जाती है, ठीक है। तो हमने 3 केस देखे, फ्री स्पेस, मटेरियल नंबर फर्स्ट, मटेरियल नंबर सेकंड। सो व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिशन देना द पासेज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इट, अपने अंदर से गुजरने की परमिशन देना, डिनोटेड बाय म्यू। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को हम दर्शाते हैं म्यू नॉट से। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एनी सबस्टेंस डिनोटेड बाय म्यू एंड म्यू। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये अधिक से अधिक लाइनों को, ज़्यादा लाइनों को गुजरने की अनुमति दे रहा है, तो यहाँ पे इसकी परमिएबिलिटी जो है वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी से, या जो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। और यहाँ पे परमिएबिलिटी क्या है, कम है, सो वी कैन राइट म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट एंड म्यू इज लेस देन म्यू नॉट।
और इसी को एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज रिलेटिव परमिबिलिटी? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एनी सबस्टेंस टू द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू ओवर म्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। और ये जो प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी, इससे निर्धारण होता है कि कौन सा सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा सबस्टेंस डायमैग्नेटिक होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो जिसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उसको हम नाम देंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। और जिसकी परमेबिलिटी कम है उसको हम नाम दे देंगे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। सो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कौन हुआ? सबस्टेंसेस whose permeability is greater than permeability of the free space. And diamagnetic substance, those substances whose permeability is less than the permeability of free space.